हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएल सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको लेके आ रहा हूं मैं और मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। और आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है सेट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और ये ट्विटर का लिंक है, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है लेक्चर्स की और मेरे कोर्सेज के बारे में, वो यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। और आप मुझे सर्च कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और प्लस आप मेरा जो है जनरल अवेयरनेस का कोर्स जो है हमारा, इसकी प्री बुकिंग चल रही है। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर मैं 10,000 MCQs लूँगा। चैप्टर वाइज जो है इसके अंदर MCQs आएंगे। हर चैप्टर के अंदर जो है डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको नजर आएंगे। इसमें हम जो है 10,000 क्वेश्चन MCQ डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स जो है आपका 1 जून को स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर ऑलरेडी जो है 1000+ बच्चों ने जो है इसके अंदर इनरोल कर लिया है। और इसके कोर्स के ऊपर EMI भी जो है अवेलेबल है। तो EMI अवेलेबल है तो आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं, घर में बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। मात्र जो है ये 2000 रुपये में ये कोर्स है, आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर EMI भी अवेलेबल है। 1 साल तक आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए जी, आगे हमारा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला है, अली ए लिगंग जो है एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, बसंत त्यौहार है। ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, कौन सी राज्य से ये संबंधित है? ये संबंधित है असम से। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और ये जो अली लिगंग है जो है, ये एग्रीकल्चर के लिए, ये जो है आपका एक स्प्रिंग फेस्टिवल है एग्रीकल्चर के लिए, जो आपका मार्क करता है जब आप जो सीड्स हैं वो सीड्स जब बीजे जाते हैं तब जाके ये जो है आपका एग्रीकल्चर का मनाया जाता है। और असम के अंदर एक और त्यौहार आपको याद रखना है, बिहू। सो बिहू यहाँ पे जो है, यहाँ डांस फॉर्म जो है बड़ी फेमस है। और तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम के लिए आपको याद रखना है, दैट इज सागा दवा। सागा दवा ये फेस्टिवल याद रखिए। और उड़ीसा के लिए अगर आपको याद रखना है तो रथ यात्रा, पुरी के अंदर जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। और राजा परबा ये जो है आपके यहाँ पे फेस्टिवल हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर तो छठ पूजा बहुत फेमस है, छठ पूजा। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? सी ऑप्शन, असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ द एक्सपोज रॉक्स। देखिए यहाँ पे डिके हो रहा है, एक्सपोज रॉक्स जो है एक्सपोज हो रही हैं बाय टेम्परेचर, फ्रोस्ट एक्शन मतलब बर्फ, पानी, प्लांट्स एंड एनिमल, ह्यूमन एक्टिविटी। अगर ये सारे काम हों आपके रॉक्स के ऊपर, तापमान परिवर्तन हो, ठंड की हो, पौधे और जानवर के ऊपर जो है जो गतिविधियों द्वारा चट्टानों के अंदर कोई आपको दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है, इस तरीके के प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं, इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? वेदरिंग कहा जाता है। तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? वेदरिंग इज द राइट आंसर। और यहाँ पे जो प्रोसेस और लिखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका स्मेल्टिंग होता है। स्मेल्टिंग में होता है कि जब आप धातु को निकालते हो, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो हीट से, हीट करते हो आप, ओर को हीट करते हो और मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो, तो ये स्मेल्टिंग मेथड यूज किया जाता है। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, ताकि जो है आपके फॉरेस्ट जो है वो खराब हो रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। क्लियर? और डिफॉरेस्टेशन करना जो है वो जरूरी नहीं होता, क्योंकि देखिए किसी लेवल तक सही होता है, लेकिन एक्सेस लेवल में आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, जो है इन्वायरमेंट जो डिग्रेडेशन देखने को आपको मिलेगी। और इरोजन की अगर हम बात करें, इरोजन का मतलब क्या होता है कि जैसे अर्थ क्रस्ट होती है, अर्थ के ऊपर जो सॉइल होती है, रॉक्स होती हैं, वो सारा का सारा डिसॉल्व हो जाती है पानी की वजह से, और एक जगह से दूसरी जगह तक जो है चली जाती है। हवा, पानी, किसी का भी रिएक्शन हो सकता है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड इरोजन। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है, फ्रोस्ट एक्शन भी हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल ह्यूमन एक्टिविटी भी हो रही है, तो उसको आप वेदरिंग कहा जाता है। और इरोजन जो होती है आपका हवा पानी के कारण देखने को मिलती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन, वेदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायती राज स्ट्रक्चर। पंचायती राज संरचना में कितने टीयर होते हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइड होता है? ये होता है 3 लेवल के ऊपर, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत कहते हैं, ब्लॉक लेवल के ऊपर पंचायत और ब्लॉक समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला परिषद आप कहते हैं। अब ये तीनों को कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बलवंत राय कमेटी ने दिया था, बलवंत राय कमेटी ने। और बलवंत राय कमेटी 1957 में बैठी थी और इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को 3 हिस्सों
में बांट दिया था। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए आर्टिकल नंबर जो है 243A से लेके O तक है, ये याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विलेज पंचायत को बनाना जो है स्टेट के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, तो उसमें आर्टिकल जो है आपका 40 के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 243AO तक आता है आपका आर्टिकल नंबर। इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं और जिसके ऊपर पंचायत कानून बना सकती है। और जो है ये 11 शेड्यूल हमें देखने को मिलता है, 11वीं अनुसूची देखने को आपको मिलती है। 73वां संशोधन हुआ था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 देखने को आपको मिला था। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन। देखिए लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री को आप इंक्लूड कर रहे हैं तो ये कौन सी लिस्ट में आता है। देखिए जितना भी एग्रीकल्चर के साथ संबंधित चीज़ें होती हैं, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, वो सारी की सारी जो हैं स्टेट के साथ संबंधित होते हैं। तो ये आपकी राज्य की सूची में आता है और राज्य जो है इसके ऊपर कानून बना सकता है, स्टेट ही कानून बना सकती है, स्टेट ही एग्जीक्यूट करेगी। और यूनियन लिस्ट में सेंटर ही कानून बनाएगी, सेंटर ही एग्जीक्यूट करेगी। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों आते हैं, यूनियन प्लस स्टेट दोनों आते हैं। रेजिडरी लिस्ट जो किसी भी लिस्ट में ना दिया हो रेजिडरी लिस्ट में आता है। और रेजिडरी लिस्ट के अंदर जो अगर बात करी जाए तो कानून कौन बनाता है, वैसे तो पार्लियामेंट बनाती है, अदरवाइज आप सेंटर कह देते हैं, सेंटर कानून इसमें बनाती है, सेंटर कानून इसमें बनाती है। रेजिडरी जो अवशेष सूची होती है, कोई भी ऐसा कानून जो तीनों में ना लिखा हो वो रेजिडरी लिस्ट, वो आपका कानून बनाती है, पार्लियामेंट सेंटर बनाती है। और एक चीज और आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब ये जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये तीनों लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये 7 शेड्यूल के अंदर देखने को आपको मिलता है, 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज इन द 19th सेंचुरी। सत्यशोधक समाज जो है 19वीं सेंचुरी के अंदर जो आए थे, इनके फाउंडर का नाम पूछा जा रहा है। तो इनके फाउंडर का जो नाम है दैट इज कॉल्ड बहुत अच्छा सही आंसर दे रहे हैं, दैट इज ज्योतिबा फूले जी। तो आंसर इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ज्योतिबा फूले जी। और ज्योतिबा फूले जी, और एक प्लस एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि जो ये ज्योतिबा फूले हैं, इन्होंने पहली बार जो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी है उनको दलित वर्ड जो है इन्होंने यूज किया था। पहली बार दलित वर्ड जो है ज्योतिबा फूले जी ने काम किया था। और प्लस इन्होंने जो है एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया हुआ है। और इनकी जो वाइफ है सावित्रीबाई फूले, उन्होंने जो है विमेन एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है। और यहाँ पे लिखा गया जी स्वामी विवेकानंद जी का मिशन था, डेट इज कॉल्ड रामाकृष्णा मिशन। रामाकृष्णा मिशन जो है इन्होंने चलाया था। रामाकृष्णा इनके गुरु थे, उनका जो नाम था डेट इज गदोदर चट्टोपाध्याय। और प्लस स्वामी विवेकानंद जी जो हैं शिकागो यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहां पे इन्होंने लेक्चर भी दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें तो इन्होंने संस्कृत एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया था, विधवा की दोबारा से शादी के लिए 1856 में। और जो कानून लेके कौन आया था, डलहौजी लेके आया था। भीमराव अंबेडकर जी की अगर हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरपर्सन रहे हैं। और इनका जो धर्म था, पहले महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बाद में इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म जो है अपना लिया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है इन्होंने स्टार्ट करी थी, जो डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, लोअर वर्ग के लिए थी। और इन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स जैसे कि आपका मूक नायक आपको स्टार्ट करी थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है इन्होंने स्टार्ट करी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जिसको आपने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से जाना गया था। और इन्होंने बॉम्बे से भी इलेक्शन लड़ा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, भीमराव अंबेडकर जी ने। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं और ऐसे ही फैक्ट्स हम अपने 10,000 MCQs के अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज में। तो इसीलिए आंसर इसका क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। होम टू द स्नो लिपर्ड द हेमिज नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। स्नो लिपर्ड के लिए जो है आपका तेंदुए के लिए जो है हेमिज नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, हेमिज नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर। सो डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए जी लक्षद्वीप लिखा गया है, लक्षद्वीप के अंदर कोरल रीफ देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। और कोरल रीफ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपके गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर, गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर देखने को आपको मिलते हैं कोरल रीफ। क्लियर। और लक्षद्वीप की कैपिटल का नाम क्या है, डेट इज कॉल्ड कावारत्ती।
कावारती, ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इसे बता दिया मैंने। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 नेशनल पार्क आप याद कीजिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क याद करो। यहाँ पे एक और याद करो, पिन वैली नेशनल पार्क भी आपको याद करना है, यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 याद करो, डेट इज़ नामडाफ नेशनल पार्क, और दूसरा है आपका डेट इज़ मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। नामडाफ नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में याद करना है। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, लद्दाख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वॉज द फर्स्ट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी कि पहली बार जो है आज़ादी के बाद कौन सी टेरिटरी जो है हमने एक्वायर करी थी। तो इनमें से पहले हम आंसर देखते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बाद में, पहले आंसर डेट इज दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली को जो है आपने एक्वायर किया था, पूरा लिबरेट कर दिया था 1954 में। 1954 में पोर्तुगीज से हमने आज़ाद करवाया था, और पुडुचेरी भी हमने करवाया था, ये भी 1954 में करवाया गया था, ये करवाया गया था फ्रेंच से, लेकिन 1954 में एंड ऑफ द 1954 नवंबर के मंथ के आसपास, लेकिन यहां पे अगस्त में हमने इसको लिबरेट करवा लिया था। और गोवा सिक्किम की बात करें तो 1975 में इसको जो है पूरा स्टेटहुड का जो है इसको स्टेटहुड दे दिया था, 36 अमेंडमेंट देखने को आपको मिली थी। गोवा की अगर बात करें तो गोवा को 1961 में लिबरेट करवाया गया था। द एंड स्टेट, जो सबसे लास्ट स्टेट थी जो हमने लिबरेट करवाई थी, डेट वाज गोवा। और गोवा के साथ जो है आपकी दमन और दियोबी थी, जो हमने पोर्तुगीज से जो है एक्वायर करी थी। अब कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको, कि जैसे कि मैं आपको इन स्टेट्स के बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं आपको है वो याद रखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोवा की अगर मैं बात करूं तो गोवा में एक ऐसा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपका लागू किया गया है, आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सिक्किम की बात करें तो ओपन डिफिकेशन फ्री जो है पहली बार ये स्टेट आई थी, और दूसरा ऑर्गेनिक स्टेट हमारी इंडिया की पहली कौन सी थी, सिक्किम थी। पुडुचेरी के अंदर जो है एक पर्सन ने, डेट इज आई फॉरगॉट द नेम, जो अनुशीलन समिति ने, जिन्होंने चलाया था अनुशीलन समिति जो है आई फॉरगेट द नेम, अनुशीलन समिति, एक पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पे आश्रम बनवाया था, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ याद करके। अनुशीलन समिति के फाउंडर थे जो हैं, आश्रम बनाया था यहाँ पे, और कौन पर्सन थे वो अभी याद करके मैं बताता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया। बाकी जो मैं आपको बताता हूँ कि जब इंडिपेंडेंस आज़ाद हुआ था तो जो है आपका वल्लभ भाई पटेल और जो है वीपी मेनन, वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने जो है पूरा देश को आपका जो है इकट्ठा किया था। और 562 स्टेट थी, जिसमें 3 स्टेट अपनी आप पार्टिसिपेट नहीं करी थी इंडिया के साथ, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और आपकी हैदराबाद। तो हमने क्या किया था, इसमें जो है तीनों स्टेट्स को बाद में इसको एक्वायर कर लिया था। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जूनागढ़ को, जम्मू कश्मीर को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने एक ट्रीटी साइन करी थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हरी सिंह के साथ जो है हमने साइन करी थी, हरी सिंह के साथ, क्लियर। और उसके बाद जो है जूनागढ़ के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्लेबिसाइट किया गया था, लोगों से पूछा गया था। और इसके बाद हैदराबाद में पुलिस के द्वारा भेजा गया था, ऑपरेशन पोलो देखने को आपको मिला था, तो हमने हैदराबाद को भी एक्वायर कर लिया था। तो ये याद रखिए, ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। तो आंसर इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, आंसर इज दादरा नगर हवेली इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। तोलकापियार इज द फीमेल एंशिएंट ग्रामेरियन ऑफ द डैश लैंग्वेज, ये जो हैं तमिल भाषा के जो हैं ये ग्रामेरियन हैं। पहली इन्होंने जो है आपकी पहली तमिल लिटरेचर तोलकापियम जो है एक बुक लिखी थी, तोलकापियम बुक लिखी थी। और तोलकापियार जो हैं ये जो है संगम एज से बिलोंग करते हैं, संगम एज, क्लियर। संगम एज का मतलब क्या है, संगम का मतलब होता है कि जो आपके तमिल पोएट्स हैं, जो तमिल कवि हैं, उनका मेल, दैट इज कॉल्ड संगम, जिसमें आपके जैसे में आपके पांड्या, चोला और चेरा जो हैं बिलोंग करते हैं, यहाँ पे उस टाइम पे वंश था संगम एज में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, तमिल भाषा के अंदर ये ग्रामेरियन थे। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम जो है, ये बांध जो है पहली बार जो है मतलब कहाँ पे बनाया गया था। हीराकुंड डैम जो है हमारे देश का पहला डैम है, और ये महानदी रिवर के ऊपर है, और महानदी रिवर बहती है आपकी उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा के अंदर पहला डैम है हमारा हीराकुंड डैम। तो आंसर इज बी ऑप्शन। और प्लस मैंने आपको बहुत बार स्टेटमेंट बताई है कि डैम्स के लिए एक स्टेटमेंट बोली गई थी, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया स्टेटमेंट किसके लिए, किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी ये स्टेटमेंट, क्लियर। अगर हम बेतवा की बात करते हैं तो ये जो बेतवा है, बेतवा कहाँ पे है, एमपी के अंदर। एमपी के अंदर ये रिवर है, और यहाँ पे एक है आपका रायघाट डैम।
राय घाट डैम देखने को मिलता है। और कृष्णा रिवर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश में, और श्रीसलाम जो है, श्रीसलेम जो है आंध्र प्रदेश में, ये भी डैम देखने को मिलता है। गोदावरी की अगर हम बात करें तो पोलावरम जो है आपका डैम है, दैट इज इन द आंध्र प्रदेश। और इट्स दोलेश्वरम बैरेज है, ये भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में देखने को आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन, महानदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ाई गई थी, तो 22 अक्टूबर 1764 के अंदर लड़ी गई थी। और इसके अंदर जो है ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो किसके अंदर थी, हेक्टर मुनरो थे। और इनके अगेंस्ट जो लड़ी थे, अलायंस लड़ी थी, वो अलायंस में कौन थे, मीर कासिम। ये मीर कासिम कौन था, मीर कासिम था नवाब ऑफ बंगाल से बिलोंग करता था। और उसके बाद जो है अवध का नवाब था, जिसे हम कहते हैं शूजा दौला। और मुगल एम्परर था शाह आलम द्वितीय था। तो ये तीनों की अलायंस जो है ये लड़ी थी हेक्टर मुनरो के अगेंस्ट, और मुनरो ने इनको हरा दिया था। और ये लड़ाई हुई थी 1764 के अंदर। और इसके बाद जो है एक संधि साइन करी गई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी गई थी, और ये 1765 में साइन करी गई थी। और इसमें इसके बाद जो है ड्यूल गवर्नमेंट जो है आपकी बना दी गई थी, ड्यूल गवर्नमेंट, जिसमें आपको टैक्सेशन और टैक्स के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग, और जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन अलग करना और टैक्स वगैरह का काम जो है अलग करना, ये बात करी गई थी। ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट बन गई थी। और वन मोर इज 23 जून जो है आपकी लड़ाई हुई थी, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 को ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध देखने को आपको मिला था। प्लासी के युद्ध के अंदर जो है रॉबर्ट क्लाइव था, और उनके अगेंस्ट जो था दैट इज सिराजुद्दौला हारा था, क्योंकि मीर जाफर ने सेना के राज जो है वो ये किसको बता देते थे, रॉबर्ट क्लाइव को। और सो मीर जाफर को किंग बनाया गया था, बाद में नवाब बना दिया गया था। तो मीर जाफर ने मीर कासिम को बनाया, लेकिन मीर कासिम ने लड़ाई लड़ी जो है आपकी बैटल ऑफ बक्सर की। तो 1764 में इसका आंसर बनेगा, राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन से 5 ईयर प्लान में जो स्टील प्लांट्स बनाए गए थे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। देखिए स्टील प्लांट्स की बात आ रही है तो ये इंडस्ट्रीज की बात आ रही है। तो इंडस्ट्रीज के लिए एक प्लान था हमारा, डेट इज इन द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो आंसर इज डी ऑप्शन। 1956 से 61 तक ये प्लान था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे राउरकेला है, राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। और यहाँ पे किसकी मदद से जो है ये जो है स्टील प्लांट लगाया था, वेस्ट जर्मनी की मदद से लगाया गया था। और उसके बाद है भिलाई। सो भिलाई कहाँ पे है, भिलाई है छत्तीसगढ़ के अंदर है, और ये जो है यूएसएसआर की मदद से लगा था। और दुर्गापुर रहेगा जी, दुर्गापुर जो है ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, और ये लगाया था ब्रिटिश की हेल्प से लगाया गया था। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी आपका डी ऑप्शन, सेकंड इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिडिवल सूफी ट्रेडिशन द टर्म वाली मीन्स। यहाँ पे टर्म वाली का मतलब क्या होता है ये बात कर रहा है। टर्म वाली का मतलब होता है कि जो सेंट होता है, जो गुरु होता है, उसको आप क्या कहते हो, संत को क्या कहते हो, वाली कहते हो। और एक होता है मुरीद टर्म भी पूछी जा सकती है। मुरीद जो होता है दैट इज कॉल्ड डिसाइपल। जो आपका शिष्य होता है उसको आप डिसाइपल को मुरीद कहते हैं, लेकिन जो शिक्षा देता है उसको आप सेंट, सूफी सेंट और वाली कहते हैं। ये ध्यान रखना है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है द पेंटिंग ऑफ भारत माता वॉज ओरिजिनल डन बाय। पहले तो आपको बताता हूँ कि ये है जी भारत माता की पेंटिंग, और इनको बनाने वाले ये पर्सन, और इनका जो नाम है डेट इज अबेंद्रनाथ टैगोर, और ये भारत माता की पेंटिंग है। तो ये आपका आंसर क्या बनेगा जी, अबेंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर इज डी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा अबेंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पे 2-3 पर्सन और हैं, वो भी याद करो। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इनका जो ओरिजिनल नेम है डेट इज कॉल्ड भानु सिंह ठाकुर इनको कहते हैं, भानु सिंह ठाकुर इनको कहते हैं। और ये इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बार्ड ऑफ बंगाल भी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, लिटरेचर लिखा था, डेट इज कॉल्ड गीतांजलि बुक लिखी थी। और इसी कारण जो है इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और हमारे देश में पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये पर्सन थे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता है। गुरुदेव बोला था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। जामिनी रॉय की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़े पेंटर रहे हैं। नंदालाल बोस की बात करी जाए तो नंदालाल बोस जो है आपकी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट,
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है आपका 1907 में चलाया गया था। उसमें से पहले पर्सन जिनको स्कॉलरशिप मिली थी वो कौन थे? नंदालाल बोस थे। तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन, अबेंद्रनाथ टैगोर। ये है जी पेंटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? दो या दो चीज़ों से मिश्रण जो होता है, और एलिमेंट का मतलब वो सिंगल कॉम्पोजिशन है। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है, आपका कुछ भी पता नहीं लग रहा। हेट्रोजीनियस में दोनों आपके सोल्यूशन पता लग रहे हैं। बट यहाँ पे नॉट ए कंपाउंड पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो NaCl होता है, दो कंपाउंड आ गए। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें CO हो गया, वाटर की बात करें H2O हो गया, आयरन की बात करें तो Fe हो गया। तो इसमें कंपाउंड नहीं है कौन सा? जो है आयरन। आयरन क्या है आपका यहाँ पे? एलिमेंट है। आयरन क्या है? एलिमेंट है। और आयरन की ओर्स याद करिए, हेमेटाइट, हेमेटाइट याद करो, लेमेनाइट याद करो, ठीक है, और साइड्राइट याद करो, लेमेनाइट, साइड्राइट, क्लियर। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट को हम क्या कहते हैं? फूल्स गोल्ड के नाम से भी आप जानते हैं, फूल्स गोल्ड, FeS2 होता है इसका फॉर्मूला। और एक याद करो मैग्नेटाइट, क्लियर, मैग्नेटाइट याद करो। तो दीज आर द ओर्स ऑफ द आयरन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? C ऑप्शन बनेगा, दैट इज आयरन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास? जाने के जो जो आपके आर्यंस आए हैं वो कहाँ से आए हैं? आर्कटिक ओशन से आए हैं। ये किसकी थ्योरी दी थी? ये थ्योरी भी थी, ये दी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो आंसर क्या बनेगा? C ऑप्शन बनेगा। बाल गंगाधर तिलक के जो है दो पुस्तकें और याद करो, केसरी और मराठा याद कीजिए। और इन्होंने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये वर्ड यूज किया था। और बाल गंगाधर तिलक की जो डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी, जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी गई थी। और बाकी यहाँ पे जो है आंसर क्या बन गया आपका? C ऑप्शन। बिपिन चंद्र पाल की अगर हम बात करें, बिपिन चंद्र पाल जो हैं ये इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर और जो है मैगजीन्स लिखे हैं, जिसमें आपकी न्यू इंडिया नाम की मैगजीन, न्यूज़पेपर, स्वराज, ठीक है, स्वराज, वंदे मातरम, ये इतने नाम से जो हैं ये वंदे मातरम ये विख्यात हैं बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और प्लस यहाँ पे मैक्स मुलर लिखा गया है। मैक्स मुलर ने थ्योरी दी थी आर्यंस कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से। तो यहाँ ने मध्य एशिया वाली थ्योरी किसने दी थी? सेंट्रल एशियन थ्योरी दी थी मैक्स मुलर ने। अरबिंदो घोष, ये वो पर्सन है जो मैं नाम भूल गया था पिछले क्वेश्चन में, अरबिंदो घोष, जिन्होंने अनुशीलन समिति चलाई थी, अनुशीलन समिति, और इन्होंने पुडुचेरी के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर जो है आश्रम बनाया था, जो मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं बात कर रहा था। अरबिंदो घोष था इनका नाम, ठीक है। तो आंसर इज C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट्स टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? जाने के अल्पसंख्यकों के जो है राइट्स हैं कि वो अपना जो है अपना एजुकेशन और अपना जो है एजुकेशन और प्रशासन जो है काम कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया था? तो ये आर्टिकल है आपका 30। तो आंसर इज D ऑप्शन, अनुच्छेद 30 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे जो है आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 जो है ये अनटचेबिलिटी के लिए, छुआछूत के अगेंस्ट है। अनटचेबिलिटी का जो एक्ट था डेट इज 1955, बाद में हमने इसको पीपल प्रोटेक्शन एक्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बना दिया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 में कन्वर्ट कर दिया गया था। आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात आती है, यानी कि हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाए तो हमें यहाँ से हम जा सकते हैं। और ये आपके यहाँ पे वर्ड है रिट वर्ड, यहाँ पे है, आप केस फाइल कर सकते हो। आर्टिकल 28 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं होगा अगर उसके अंदर कुछ भी पैसा स्टेट से आ रहा है, कुछ परसेंट आ रहा है, या पूरी स्टेट उसको संभाल रही है किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो वहां पे जो है एजुकेशन है किसी भी धर्म की जो है वहां पे प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा जी आपका? ये एजुकेशन वाला था, तो आंसर क्या बनेगा? 30 इज द राइट आंसर, आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो आंसर इज B ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा B ऑप्शन। अब 1935 जो है ये RBI बना था, और पहले जो गवर्नर थे डेट इज ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और ये जो आपका ये RBI बना था तो 1926 के अंदर एक कमीशन आया था, डेट इज हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन आया था, तो उसके रिकमेंडेशन से बना था। पहले इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे थे? कैलकाटा में, बट बाद में 1937 में इसके हेडक्वार्टर चेंज कर दिए गए थे, डेट इज इन द मुंबई शिफ्ट कर दिए गए थे। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये याद रखिए। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ गया था? 1949 में नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था RBI का। तो आंसर इज B ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 2019 का? तो वो हैं रवीश कुमार जी। तो आंसर इज ए ऑप्शन, रवीश कुमार। और मैग्सेसे अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो मैग्सेसे अवार्ड जो है ये आपका एशिया का नोबेल प्राइज़ है, एशिया का नोबेल प्राइज़ इसको कहते हैं। और वन मोर इज़ जो रैमन मैग्सेसे है पहली बार किसको मिला था? पहली बार मिला था आचार्य विनोबा भावे जी को, आचार्य विनोबा भावे जी को मिला था। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जो हैं आपके संबंधित हैं 1940-41 के अंदर जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें पकड़े जाने वाले पर्सन जो थे आचार्य विनोबा भावे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, रवीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन जो है हमारी कहाँ पे है जी? ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल के अंदर देखने को मिलती है, यूवी रे से हमें बचाती है, और ये हम दिन मनाते हैं 16 सितंबर को। तो आंसर इज बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे एक याद करो, 8 जो है आपका 8 सितंबर याद करो, तो 8 सितंबर को कौन सा डे होता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जाने के आपका पढ़ाई लिखाई का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, दैट इज ऑन द 8th ऑफ सितंबर, 8 सितंबर को देखने को मिलता है। और हमारे देश में लिटरेसी रेट कितना है? 74.04% है, जिसमें हम बात क्या करते हैं कि उसकी मिनिमम एज जो है 7 ईयर्स होनी चाहिए किसी भी पर्सन की, और उसको जो है साइन करते आने होने चाहिए। तो ये जो है आपका डेट इज लिटरेसी रेट की डेफिनेशन है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका? डेट इज बी ऑप्शन, 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से किंग के बारे में लिखा गया है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एलिफेंटा केव्स इन द उदयगिरी हिल्स उड़ीसा? ये लिखा गया है दैट इज इन द खारावेला किंग, खारावेला किंग के बारे में लिखा गया है। तो आंसर इज सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। और ये जो है जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे एक और हिल्स हैं उदयगिरी और खांडगिरी, खांडगिरी हिल्स भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये जो किंग है ये कलिंग से बिलोंग करते हैं, दैट इज इन द खारावेला ऑफ कलिंग। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी मेरा 10,000 MCQs का कोर्स जो है इसकी प्री बुकिंग चल रही है, 1 जून को ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और 1 जून से जो है हम इसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज MCQs डिस्कस करेंगे। और ये जो है आप स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक जो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, इसको प्री बुक कीजिए, और ये मात्र जो है आपको 2000 रुपीज़ में आपको पड़ेगा, और 1 साल तक आप इन वीडियोस को मज़ेदार आराम तरीके से देख सकते हो। इसके अंदर जो है पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक के, ठीक है, एक्सेप्ट UPSC IAS एग्जाम को छोड़ के मैंने सारे इसके अंदर कवर किए हैं, ताकि आपकी मैक्सिमम बेनिफिट हो। और इसका जो है आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो है ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं सारे लेक्चर जो है शेयर कर देता हूं, तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं इन चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।